यस पीपल, डन विद योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है वापस से। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए, आप एक नोटबुक लेके आए ना, तो नोटबुक जहां लेके आए हैं, नोटबुक के सबसे पहले पेज पे तो जो भी आप भगवान वगैरह का नाम लिखते हैं वो आप लिख लीजिए करके। ठीक है, हाँ, अगर शर्मा करण बोल रहा है कि सर ओल्ड गवर्नमेंट अगर विन हो गई तो भी क्या वो नया बजट प्रेजेंट करती है? आंसर इज यस, ऐसा होता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ही तो थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट का पहला पीयूष गोयल जी लेके आए थे बजट, और दूसरा जो बजट है वो निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो नई गवर्नमेंट आएगी तो ही वो दूसरा बजट प्रेजेंट करेगी। ऐसा होता है कि पुरानी गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है तो भी वो लोग दूसरा बजट प्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो आपका जो है वो नोटबुक अच्छा सा लेके आया ना, उसके सबसे पहले पेज पे तो आप अपने ईश्वर भगवान जिसको आप मानते हो उसका नाम लिख लीजिए, और उसके बाद में आप जो दूसरे पेज पे है, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। ऐसे छोटे थे तो हम लोग एक कहावत बोलते थे कि पहला पन्ना राम का और दूसरा पन्ना है वो काम का। एक बजट 5 साल तक चलता नहीं, हर साल आता है, हर साल नया नया बजट आता है हर साल। इलेक्शन कौन से लेवल पे? मतलब सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कितनी थिक नोटबुक होनी चाहिए? 350 पेज के करीब होनी चाहिए, 350-400 पेज के करीब। चलिए आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम दे दीजिए दैट इज बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। आप बोलेंगे ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? अभी अपन देख लेंगे। आप लिख लीजिए बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। चलिए, बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ये असेसमेंट ईयर 23-24 क्या है अपन समझेंगे। चलिए, इस सब्जेक्ट में हम करने वाले क्या है बाबू? इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं? तो इस सब्जेक्ट में बड़ा क्लियर है, हम किसी भी पर्सन की इनकम निकालेंगे और उस इनकम पे टैक्स निकालेंगे। हम किसी भी पर्सन की इनकम निकालेंगे और उस इनकम पे हम क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे। वो हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। तो पहले लाइन में लिखिए, इन इनकम टैक्स we have to calculate total income and tax liability of person। अब ये पर्सन क्या होता है वो अपन देखेंगे। इन इनकम टैक्स अपन क्या करने वाले? वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। अपन इनकम निकालेंगे पर्सन की और उस पर टैक्स निकालेंगे। चलिए, अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए कैसे निकालेंगे सर, क्या होता है, कैसे होता है? तो मैं बताऊं, सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए जैसे नेम ऑफ असेसी। अब आप बोलेंगे ये असेसी क्या होता है? अभी बताएंगे, थोड़ी देर में सब चीजें आ जाएगी। उसके बाद लिखेंगे PY 22-23 एंड AY 23-24। अब आप बोलेंगे PY क्या है, AY क्या है? आएगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है अभी अपन देखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। तो नेम ऑफ असेसी और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। तो हम इनकम टैक्स में किसी भी पर्सन की इनकम निकालेंगे। इनकम कैसे निकालेंगे? तो सबसे ऊपर नेम ऑफ असेसी जिसकी इनकम निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम। तो इनकम निकालने के लिए बेटा हमारे इनकम टैक्स में क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें ये आपका
एक पर्टिकुलर कॉलम और एक आपका रुपीस कॉलम, पर्टिकुलर एंड रुपीस। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स में क्या है ना, इनकम टैक्स में अलग अलग हेड बने हुए हैं। इनकम टैक्स में अलग अलग हेड बने हुए हैं। अब ये हेड क्या होते हैं अभी अपन समझेंगे, बट सबसे पहला हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले हम सैलरी हेड की इनकम निकालेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी यहां लिख लीजिए। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम निकालेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड की इनकम निकालेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस हेड की इनकम निकालेंगे। और इसकी जो टोटल होती है ना, इस टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, या इसको शॉर्ट में हम प्यार से जीटीआई बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। आपके साथ साथ में लिखो, हाँ ये साथ साथ में लिखना है, हाँ ये साथ साथ में लिखना है। ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे, और ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ लेस होते हैं, दैट इज लेस होती है कुछ चीजें, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, कुछ डिडक्शन लेस होते हैं। और उसके बाद में आपके पास में जो लास्ट में बचता है, इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, या इसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। सो टोटल इनकम, या इसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, या फिर इसको आप प्यार से बोल सकते हैं एनटीआई। चलिए तो यहां पे हम करने वाले क्या है, यहां लिखा है तीसरे पॉइंट में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। थर्ड पॉइंट में लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट इनकम फ्रॉम दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को लेस किया तो आपके पास बच गया टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम। अब आप बोलेंगे कि सर अब आप अगर हो गया हो लिखे तो आप बोलिए डन, हो गया हो लिख के तो आप बोलिए डन। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखना है नहीं लिखना, कितना लिखना है मैं बताऊंगा, ठीक है। रुक जाइए राघव, रुक जाइए। चलिए अब आप समझिए, इधर देखिए सब लोग। आप बोलोगे ये क्या है सर, इनकम टैक्स में हमको क्या सीखना है, इनकम टैक्स में हमको किसी भी पर्सन की इनकम निकालनी है और उस पर टैक्स निकालना है। लेकिन आपकी जो इनकम है ना, वो इनकम को इन्होंने 5 हेड्स में बांटा हुआ है, अलग अलग 5 हेड में बांटा हुआ है। अब आप बोलोगे ये 5 हेड क्या होते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, इधर ध्यान दीजिए। अब ये 5 हेड क्या होते हैं करके, ठीक है। ये जो 5 हेड है, ये 5 हेड क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। इधर देखिए सब लोग, ये 5 जो हेड है ना, ये आपके कुल मिला के 5 घर है करके, ठीक है। ये 5 घर है, कैसे समझना, ये सबसे पहला घर, ये जो है ये 5 घर है, बढ़िया सा घर बनाया ना मैंने, हाँ ये 5 घर है। अब एक बात समझिए, ये जो पहला वाला घर, ये दूसरा घर, ये आपका तीसरा घर,
ये आपका चौथा घर और ये आपका पांचवा घर। अब एक बात समझिए आप लोग, ये 5 घर है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई इनकम होती है, तो इनकम जो है वो कौन से घर में जाएगी, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। हेड का मतलब आप समझिए 5 अलग अलग घर है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो किसी भी पर्सन की सबसे पहला हेड है, इस हेड को बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अब एक बात समझना, जैसे आपके पास में कोई क्लाइंट आया, आप सीए बन गए, वाह सीए बन गए, और सीए बनने के बाद आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो वो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट ने बोला यार हमारी बहुत सारी इनकम है, हमारे 2-4 घर भाड़े पे दे रखे हैं, उससे इनकम आती है, हम बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस से इनकम है, इस साल हमने क्या किया, कोई एक प्रॉपर्टी भी बेची है, उस प्रॉपर्टी पे भी हमको कुछ गेन हुआ है। फिर वो बोलता है कि हमारी इस साल में लॉटरी लग गई, लॉटरी का भी इनकम है, इस साल में हमारा जो है वो कोई दूसरा इनकम और आ गया, तो इतनी सारी इनकम हो सकती है। तो उस इनकम को क्या किया, लॉ मेकर्स ने 5 हेड्स में डिवाइड कर लिया कि ये जो इनकम है इसको आप पर्टिकुलर हेड में डालोगे। अगर वो सैलरी की इनकम है तो इस हेड में जाएगी, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो अदर हेड में जाएगी। अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे मान लो कोई इनकम है, जब इनकम है वो इस पर्टिकुलर हेड में कब जाएगी, तो सबसे पहले जाके और आप इस दरवाजे को नॉक करेंगे, आप इस दरवाजे को नॉक करेंगे और नॉक करने के बाद आप पूछेंगे कि ये इनकम क्या इस हेड में आया। आप जैसे ही नॉक करेंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी पहले, और अंदर से आवाज आएगी और पूछेगी कि भैया ये जो इनकम हुई है आपको, क्या ये एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है, क्या आप एम्प्लॉय हो और क्या आपको एम्प्लॉयर से कोई इनकम मिली है। आपने बोला यस यस मैं एम्प्लॉय हूं और मुझे एम्प्लॉयर से ये इनकम मिली है, तो इस घर का दरवाजा खुलेगा और ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। तो सैलरी हेड में कोई भी इनकम कब जाएगी, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, मींस मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर एम्प्लॉय को जो सैलरी वगैरह मिल रही है वो कौन से हेड में जाएगी, पहले वाले हेड में जाएगी। लेकिन मान लो यहां दरवाजा नहीं खुला, तो आप इनकम को लेके और अगले हेड में जाएंगे, अगले घर पे जाएंगे, और अगला घर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का घर। और जैसे ही आप दरवाजा नॉक करेंगे, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करेंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी कि क्या ये जो इनकम है क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी से हुई है, एंड क्या आप उसके ओनर हो, मींस कुल मिला के क्या आपको रेंट मिला है, क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिला है क्या। आप बोलोगे आंसर इज यस, ये तो रेंट है, और जो रेंट मिला है हमको, तो जो रेंट मिला है हमको, तो ये दरवाजा खुलेगा। अगर दोनों आपने बोल दिया कि हाँ हाउस प्रॉपर्टी है, हम उसके ओनर है, हमको रेंट मिला है, तो ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर ये दरवाजा नहीं खुलता, आप उस इनकम को लेके अगले घर पे जाओगे, और अगला घर है ये आपका बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है। आपके अंदर से एक आवाज आएगी, उस घर के अंदर से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी ये इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है, क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, और बिजनेस प्रोफेशन करने से आपकी कोई इनकम हो रही है। आंसर इज, आप बोलते हो यस यस ये तो हमारे बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, तो ये इनकम इस हेड में जाएगी, इस घर में जाएगी। अगर इस घर का भी दरवाजा नहीं खुलता, आप अगले घर पे जाओगे, अगला घर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का होता है। वो अंदर से एक आवाज आती है, और अंदर से एक आवाज आती है, वो पूछती है कि क्या आपकी कोई कैपिटल असेट को आपने ट्रांसफर किया है, क्या आपकी कोई कैपिटल असेट है उसको ट्रांसफर किया है। आंसर इज यस। अगर वो इनकम है तो वो इस हेड में जाएगी, और बेटा अगर वो इस हेड में भी नहीं जाती तो लास्ट वाला हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। जिसमें कोई दरवाजा नहीं है तो इसका मतलब वो वाली इनकम लास्ट हेड में चली जाएगी कि भैया जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज। तो ये 5 सेगमेंट में इनकम को बांटा गया है कि आपकी जो भी इनकम है वो पहले हेड में कब जाएगी, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। दूसरे हेड में कब जाएगी, अगर हाउस प्रॉपर्टी है उसका आपको भाड़ा मिलता है, वो दूसरे हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। अगर आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर दिया तो वो कैपिटल गेन में जाएगी। और बेटा अगर किसी का कोई नहीं है तो वो अदर सोर्सेज है, क्योंकि अदर सोर्सेज में कोई दरवाजा नहीं है। जैसे आप एक बात बताइए, आपको लॉटरी लग गई तो लॉटरी की इनकम कहां जाएगी,
जैसे आपको लॉटरी लग गई करके, ठीक है, तो लॉटरी की इनकम कहां जाएगी? लॉटरी, एक बात बताओ, मैंने कोई लॉटरी टिकट खरीदा और किसी को लॉटरी लग गई, तो लॉटरी की इनकम कहां जाएगी? तो लॉटरी की इनकम सचिन ऑब्वियसली सैलरी में तो नहीं जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जाएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, बिजनेस प्रोफेशन ऐसा कुछ किया नहीं था आपने, कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने कोई कैपिटल असेट थोड़ी ट्रांसफर की है। तो आपका कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। ऐसे का ऐसे डिविडेंड मिला मुझे, अब डिविडेंड कहां जाएगा? डिविडेंड किसी कंपनी के शेयर पे मिला, तो डिविडेंड कहां जाएगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में तो नहीं जाएगा, तो वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। तो जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज है। तो हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखेंगे पता है? अब मैं बताऊं, अभी ये एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक जो है उस पे हम बहुत सारे घंटे लेने वाले हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी में कम से कम मैं 5 से 6 लेक्चर लूंगा। हाउस प्रॉपर्टी में मैं आपको 4 लेक्चर के करीब हाउस प्रॉपर्टी में लगेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में 5-6 लेक्चर लगेंगे। कैपिटल गेन में है वो 6-7-8 लेक्चर लगेंगे। अदर सोर्सेज में है वो आपके 3-4 लेक्चर लगेंगे। तो अलग अलग टॉपिक जब पढ़ेंगे तब आपको एक 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 एक, एक चीजें है वो समझेगी। चलिए अब एक बात समझिए, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है ना, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेस करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या होता है? तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आपने कभी सुना है? आपने जैसे सुना होगा कि एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया, एलआईसी में, तो हमको डिडक्शन मिल गया। आपके पेरेंट्स ऐसे करते होंगे ना कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, तो हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल गया। हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन को आपने छूट भी पढ़ा होगा, कैसे छूट मिल जाती है हमको, कि जैसे आपने कभी कभी इसे न्यूज में देखा होगा कि ये पॉलिसी लीजिए, इस पॉलिसी में आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा, 80D में डिडक्शन मिलेगा करके, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दीजिए, उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। आप क्या करिए कि मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत सारे लोग लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो दैट इज द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो आपको बोला है कि आप यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेंगे, वो हम डिडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में नेट जो बचेगा ना, उसको बोला जाएगा टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। और ये वाली जो इनकम आती है ना, इस पे आपको टैक्स भरना है, ये वाली इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। सो दिस इज द इनकम ऑन विच यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब इस पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, वो अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि टैक्स कौन सी रेट से लगेगा। बट आज अपन सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए अब आप एक काम करिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए। पुनीत रुक जा बेटा, सब आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फॉर कंप्यूटेशन, for computation of total income and tax liability, for computation of total income। देखो मैं बोलूंगा आपको लिखना है करके, ठीक है। आप फॉर्मेट के नीचे अगले पेज पे, जहां आपके पास वो अगर पूरा पेज हो गया हो तो उसी पेज पे नीचे आप लिखिए ना, जगह रहेगी आपके पास। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, फॉर कंप्यूटेशन of total income and tax liability, we should have knowledge of income tax law. We should have knowledge of, we should have knowledge of income tax law. We should have knowledge of income tax law. We should have knowledge of income tax law. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82। मेरी राइटिंग डॉक्टर जैसी है, इसके लिए आपको लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देके। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, ऑफ द यूनियन लिस्ट, union list in 7th schedule, in 7th schedule, in 7th schedule, 7th schedule, in 7th schedule to article 246, entry number 82 of the union list in the 7th schedule
to Article 246 of the Constitution of India, of the Constitution of India, Constitution of India has given power to central government, has given power to central government, has given power to central government to make law, central government to make law, to make law on taxes on income, to make law on taxes, make law on taxes on income other than agriculture income. Central government to make law on taxes on income other than agriculture income, other than agriculture income, other than agriculture income. Now एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 of state list, entry number 46 of state list, entry number 46 of state list, state list, state list give power to state government, give power to state government, state government to make law, to make law, to make law on tax, on tax on agriculture income, to make law on tax on agriculture income. So agriculture income पे टैक्स लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है. डन. अब आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ मीन्स आपको क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ में. तो लिखिए सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉस. तो इनकम टैक्स लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. तो मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं निकाल नहीं रहा हूं अच्छी राइटिंग, इसका मतलब मेरी बेइज्जती करोगे तुम, कुछ भी बोलोगे डॉक्टर जैसी राइटिंग है, ऐसा 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 बोलोगे मेरे को. हाँ मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं निकाल सकता हूं अच्छी राइटिंग, ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ. मैं इसलिए आप में आदत डलवाना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारा चीज लिखना है, मैं हर चीज लिखवा नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं जानबूझ के खराब राइटिंग निकाल रहा हूं. हाँ चलिए, लेकिन पता है जिसकी राइटिंग खराब होती है वो अच्छे लोग होते हैं, ये पता है आपको. चलिए सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे. तो पहला लिखिए इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब एक बात समझिए, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप एक्ट जब लिखते हो ना, एक्ट, कभी भी आप एक्ट लिखते हो, इधर देखिए, इधर देखिए, कभी भी आप कहीं पे भी आप एक्ट लिखोगे ना, ए में, एक्ट में ए बड़ा करोगे, ए कैपिटल लिखोगे, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे एक्ट, हाँ ACT ऐसा छोटा वाला नहीं लिखेंगे. अगर आप छोटा वाला लिखेंगे ना तो ये तुमको पता है एक्ट कौन सा वाला हो जाएगा, शाहरुख खान वाला, वो शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाएगा. तो वो नहीं लिखना है आपको. हमेशा जब आप एक्ट लिखते हो तो एक्ट में आपको ए बड़ा वाला रखना है. तो एक्ट जो लिखोगे तो एक्ट जो है वो ए है, वो आपका बड़ा वाला रहेगा करके, एक्ट जो है वो एक्ट है वो आपका बड़ा वाला रहेगा. तो देखिए लिखिए, लिखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए. तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखिए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ,
It is the main source of income tax law. It provide determination of total income, comma, tax liability, etc. It is the main source of income tax law, that is the cap 10. It provide determination of total income, के total income कैसे निकालेंगे, tax liability कैसे निकालेंगे, वो सब income tax act में दे रखा है. Total income, tax liability. It extend to whole India, means it's applicable for whole India. ऐसा लिखिए, it is applicable to whole India. Whole India means obviously including Jammu and Kashmir. Full stop. It is applicable from 1st April 1962. It is applicable from 1st April 1962. It is applicable from 1st April 1962. अब आप बोलोगे एक्ट में तो सर लिखा हुआ है 1961, यहां पे आप लिख रहे हैं 1962. अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, रुक जाइए, आप लिखिए सिर्फ. देखिए मैंने क्या लिखा, it is the main source of income tax law. It provide determination of total income, tax liability, etc. It is applicable for whole India. It is applicable from 1st April 1962 से income tax act applicable हुआ 1st April 1962 से. अब आप बोलोगे why not 1961? Will tell you, don't worry. So 1962 से ये applicable है. चलिए उसके बाद में दूसरा लिखिए income tax rules. Income tax rules 1962. इनकम टैक्स रूल्स 1962. ये क्या होता है? इनकम टैक्स रूल्स 1962. इसमें लिखिए इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड एम्पावर्ड सीबीडीटी. अब ये पहली बार एक वर्ड आया सीबीडीटी. अब आप बोलेंगे ये सीबीडीटी क्या होता है, रुक जाइए थोड़ी देर. इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इधर देखिए एक बार मेरी तरफ देखिए. एक बात बताइए मुझे, क्या इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, इनकम टैक्स रूल्स है. सर एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स मैनेज कौन करता है? इतना सारा बड़ा इनकम टैक्स मैनेज कौन करता है? तो मैं बताऊं, इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इधर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसके दो बोर्ड है. बोर्ड फॉर रेवेन्यू, जिसको रेवेन्यू के बोर्ड बोला जाता है. एक तो आपका होता है सीबीडीटी और एक होता है सीबीआईसी. सीबीआईसी है ना, वो पूरा जीएसटी कस्टम संभालता है. में से एक बोर्ड जो बना हुआ है सीबीआईसी, वो पूरा जीएसटी कस्टम संभालता है. और सीबीडीटी है ना, वो आपका डायरेक्ट टैक्स संभालता है, मींस इनकम टैक्स संभालता है. तो एक बोर्ड, सर ये मैनेज कौन करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह किसके अंडर आते हैं? तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बोर्ड है, दैट इज कॉल्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इस बोर्ड को पूरी पावर्स दे रखी है कि बोर्ड्स रूल बना सकता है, आपके लिए नोटिफिकेशन लाएगा, सर्कुलर लाएगा, तो वो सब सीबीडीटी के पास पावर है. तो इसको एम्पावर कर रखा है सीबीडीटी को कि सीबीडीटी रूल्स बना सकती है. तो रूल्स कौन बनाएगा? वो सीबीडीटी बनाएगा. सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स करके, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. और उधर जो है वो सीबीआईसी है, जो आपका जीएसटी मैनेज करता है. तो यहां सीबीडीटी है, वो इनकम टैक्स मैनेज करेगा करके, ठीक है. तो सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और उधर सीबीआईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, वो तुम्हारा जीएसटी मैनेज करते हैं, ये तुम्हारा पूरा डीटी मैनेज करते हैं. तो यहां पे क्या लिखा देखिए, इनकम टैक्स रूल्स 1962
यहां पे लिखा है इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर सीबीडीटी, यहां पूरा नाम लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको सीबीडीटी अपन बार बार शॉर्ट में सीबीडीटी बोलेंगे। इट एम्पावर, सॉरी दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1962 में आपने लिखा इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर सीबीडीटी टू मेक रूल्स, टू मेक रूल्स, फुल स्टॉप, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कॉमा ऑल फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के फॉर्म वगैरह वो कहां दे रखे हैं, रूल्स में दे रखे हैं, ऑल फॉर्म्स कॉमा प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, principles of valuation etc 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 are provided in rules, rules are provided in rules। चलिए, तो आपने क्या लिखा, इनकम टैक्स रूल्स 1962, Income Tax Act empowers CBDT, that is Central Board of Direct Tax, to make the rules. Rate of depreciation, all form, principle of valuation, etc., etc., are provided in the rules. उसके बाद तीसरा लिखिए फाइनेंस एक्ट, तीसरा लिखिए, आपको किन चीज का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा लिखिए फाइनेंस एक्ट 2022, तीसरा लिखिए फाइनेंस एक्ट 2022, लिखिए, लिखिए फाइनेंस एक्ट 2022, रेट के बाद क्या लिखा था, ऑल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ऑल फॉर्म्स, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन एटसेट्रा एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स। तो आपके एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए गए। चलिए अब आप लिखिए फाइनेंस एक्ट 2022, इसमें लिखिए एवरी ईयर, एवरी ईयर, अब मैं बोलूंगा आपको लिखना है, ठीक है, फिर आप रह जाओगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देना। लिखिए एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट a finance bill in parliament, every year finance minister present a finance bill in the parliament, which contain various amendments, which contain various amendments to be made, various amendments to be made in direct and indirect taxes, amendment to be made in direct and indirect taxes, full stop। Finance Bill 2022, Finance Bill 2022, Finance Bill 2022, Finance Bill 2022 is presented by Nirmala Sitharaman, is presented by Nirmala Sitharaman, presented by Nirmala Sitharaman, presented by Nirmala Sitharaman on 1st Feb 2022, on 1st Feb 2022, presented by Nirmala Sitharaman on 1st Feb 2022, full stop, full stop। फुल स्टॉप के बाद में लिखिए as soon as bill passed by, as soon as bill passed by parliament, passed by parliament
and thereafter receive assent, assent, assent of president, assent of assent, assent of president, thereafter receive the assent of president, it becomes the finance act, it becomes the finance act, it becomes the finance act, full stop. Finance bill 2022, finance bill 2022 become finance act, become finance bill 2022 became finance act 2022 on 30th March 2022, 30th March 2022. Finance Bill 2022 became Finance Act 2022 on 30th March 2022. इस दिन उन्होंने रामनाथ कोविंद जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था 30th मार्च 2022 को, तो उस दिन वो फाइनेंस एक्ट बन गया था. Finance Bill 2022 became Finance Act 2022 on 30th March 2022. Done. अब एक बात समझना, आप है ना बहुत सारी जगह एक वर्ड सुनने वाले हैं सर्कुलर और एक सुनने वाले हैं नोटिफिकेशन. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या होते हैं? आप में से कोई बता सकता है क्या? एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन. अब आप बोलोगे रिपीट कर दो, मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा. एक बात बताऊं, आप अगर कहीं मिस हो जाता है ना, डोंट वरी, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद कोई ना कोई बच्चा टेलीग्राम के ग्रुप में उसका पोस्ट डालेगा, ठीक है? तो टेलीग्राम के ग्रुप में उसका पोस्ट डालेगा जो लिखा हुआ है उसका, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं ऑनलाइन कम से कम 600-700 बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हो उस टाइम पे, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी का मिस हो जाए. तो मैं ये करूंगा कि लास्ट में क्या करेंगे, अपन किसी बच्चे को बोल देंगे जिसका राइटिंग बहुत अच्छा रहता है, उसको बोलेंगे, वो क्या करेगा, फोटो खींच के डाल देगा, तो जिससे क्या होगा, आपका कहीं मिस हो गया होगा तो आप लिख लेंगे करके, ठीक है? चलिए मुझे बताइए, दो वर्ड आते हैं, अपन ने पहले तीन चीजें तो पढ़ी सोर्स में, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक फाइनेंस एक्ट 2022. अब एक बात समझना, एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन. क्या होता है करके, ठीक है? एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन. सर्कुलर्स और एक आते हैं नोटिफिकेशन. दोनों में क्या फर्क है? अगर जीएसटी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आया होगा. हाँ, आज आपको मिल जाएगा, आज आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है? सबको मिलेगा टेलीग्राम का ग्रुप, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें मैं भी रहूंगा, और साथ साथ में आपके जो क्या बोलते हैं जो पेजेस है उसका जो लिखा जाता है उसका फोटो भी मिल जाएगा, आपको वहां मिल जाएगा. टेलीग्राम का ग्रुप आज सबको मेल आ जाएगा, मैसेज. चलिए, सर्कुलर इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. किसने बोला? सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट्स आते हैं. वेरी गुड. सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है? सर्कुलर, नोटिफिकेशन, बताइए बताइए बताइए. यस पीपल. किसी ने बोला सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन आती है जो सीबीडीटी देता है. बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही बोला. देखो, एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन. एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन. अब एक बात समझना, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में फर्क क्या है? अगर मैं आपको बताऊं ना,
तो देखो, जैसे मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाता हूं, तो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है ये रही आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। मैं बहुत बार जाऊंगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट। तो इनकम टैक्स वेबसाइट की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी देखो मोदी जी आ जाते हैं मन की बात करने करके, ठीक है। तो यहां वेबसाइट में टैक्स लॉ में देखेंगे, एक दिख रहा है सर्कुलर और एक दिख रहा है नोटिफिकेशन। अब आप देखेंगे एक्ट है, रूल्स है, ठीक है। सर्कुलर नोटिफिकेशन ये क्या होता है? पहले मैं सर्कुलर पे क्लिक करता हूं, तो अभी देखिए ये बहुत सारे सर्कुलर दे रखे हैं करके, ठीक है। बहुत सारे सर्कुलर दे रखे हैं। अब एक बात समझना, बहुत सारे यहां पे सर्कुलर दे रखे हैं। इस सर्कुलर में, सर्कुलर क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी इनकम टैक्स लॉ में कोई प्रोविजन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे कि इसका कैसे मीनिंग होगा, क्या होगा, कुछ अगर कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, तो एक्सप्लेन करने के लिए सीबीडीटी के पास पावर है कि सीबीडीटी सर्कुलर निकालती है। और सर्कुलर में वो क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, लोगों के डाउट रिजॉल्व करने के लिए सर्कुलर निकाले जाते हैं। लेकिन एक चीज समझना, सर्कुलर जो है ना, वो डिपार्टमेंट के नॉर्मली इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं। सम्यक, जो सर्कुलर होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, वो आप पे बाइंडिंग नहीं होते। ये गाइडलाइंस होती है। यस, आप एकदम सही, किसी ने बोला कि ये तो सर गाइडलाइंस होती है। आंसर इज यस बेटा, ये तुम्हारी जो है वो गाइडलाइंस है करके, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सर्कुलर निकालते हैं। जैसे मैंने एक यहां पे देखिए, एक सर्कुलर पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पे एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर पे क्लिक किया मैंने और ये सर्कुलर यहां पे खुल जाएगा। ये गाइडलाइंस है कि सर इसमें कोई डाउट था और इस डाउट को रिजॉल्व कैसे करना है, तो गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सर्कुलर। देखिए, ये एक सर्कुलर नंबर 18/2022 का आपके सामने मैं सर्कुलर लेके आया। ये सर्कुलर देखिए किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करके, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सीबीडीटी आता है। सीबीडीटी सर्कुलर इश्यू करता है। अब ये सीबीडीटी सर्कुलर किस लिए इश्यू कर रहा है? देखिए, पहला सर्कुलर मैंने यहां पे आपके सामने पहली बार बता रहा हूं, जहां आप सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट से सर्कुलर उठा के बता रहा हूं, एडिशनल गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194R। एक इनकम टैक्स की सेक्शन 194R है, उसमें कुछ गाइडलाइंस इशू करने का पावर है, तो गाइडलाइंस उन्होंने यहां इशू कर ली। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर। तो सर्कुलर इज अ बेसिकली गाइडलाइंस, कोई चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए, कोई चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए ये लोग सर्कुलर इशू करते हैं, और सर्कुलर इशू ये लोग करते हैं करके, ठीक है। और इसमें यहां पे नीचे साइन होते हैं कि ये कौन से बंदे ने इसको साइन किया। तो जैसे ओम प्रकाश मीना करके है, जो डीसीआईटी है। डीसीआईटी क्या होता है, ये सब सीए फाइनल में समझेगा कि इसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो आगे की बातें हैं। बट बेटा, ये लोग जो है ये सर्कुलर इशू करते हैं। तो सीबीडीटी के पास पावर है कि ये सीबीडीटी सर्कुलर इशू कर सकती है। ये क्या होता है, गाइडलाइंस होती है, क्लेरिफिकेशन होते हैं कि अगर मान लो, देखो पहले ही लाइन में समझ में आ रहा है, एडिशनल गाइडलाइंस फॉर रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टी अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में अगर कोई डिफिकल्टी थी तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इन्होंने सर्कुलर इशू किया। अब एक बात समझिए, ये जो सर्कुलर है ना, ये आप पे बाइंडिंग नहीं होता, मींस ये एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होता, ये डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं। ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा बोल सकता कि नहीं नहीं मैं तो ये सर्कुलर को फॉलो नहीं करूंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा नहीं बोल सकता। इनकम टैक्स ऑफिसर हैज टू फॉलो दिस सर्कुलर, उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि मैं ये सर्कुलर को फॉलो नहीं करूंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, सर्कुलर क्या हुआ, सीबीडीटी इशू कर रही है। देखिए सीबीडीटी है वो इशू कर रही है, किस लिए कर रही है, कुछ चीजों को क्लेरिफिकेशन के लिए, और ये बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट पे, ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग हो गए। अब एक बात समझना, एक आते हैं नोटिफिकेशन। अब आप बोलोगे नोटिफिकेशन क्या बला है, तो चलिए मैं यहां पे गया इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहां पे सर्कुलर के पास में दे रखा है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, तो नोटिफिकेशन क्या होते हैं ना, आपने कभी है ना ऐसा देखा क्या, इनकम टैक्स में या किसी भी लॉ में यहां पे लिखा होता है कि दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज एंड व्हेन नोटिफाई। आपने ऐसा देखा कि एज एंड व्हेन नोटिफाई, यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाई। तो नोटिफाई मींस अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए ये लोग क्या लाते हैं, नोटिफिकेशन लाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो बजट में ऐसा लिखा था, जो बिल आया और उसके बाद एक्ट बना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जीएसटी की रेट 18% नहीं 20% कर देंगे।
मान लो लॉ में लिख लिया 20% एज मे बी नोटिफाई, तो एज मे बी नोटिफाई, तो नोटिफाई, अब उसको नोटिफाई करने के लिए क्या निकाले जाएंगे, नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। तो अमेंडमेंट को जब प्रभावी करना है ना, अमेंडमेंट को जब प्रभावी करना है, मींस इफेक्टिव करना है, तो उस टाइम पे क्या निकाला जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो जहां किसी लॉ में लिखा है ना एज मे बी नोटिफाई, तो नोटिफाई का मतलब फिर वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, और नोटिफिकेशन अमेंडमेंट को इफेक्टिव करने के लिए ये लोग निकालते हैं नोटिफिकेशन। अमेंडमेंट को इफेक्टिव करने के लिए ये लोग क्या निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं। जैसे मान लो कोई रूल्स वगैरह है और वो रूल्स में चेंज करना है, उस रूल को नोटिफाई करना है करके, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग क्या निकालेंगे, नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। जैसे मान लो मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन लेके आया कि सीबीडीटी ने ये नोटिफिकेशन निकाला, और सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाल के और इनकम टैक्स रूल को चेंज कर दिया। इनकम टैक्स रूल्स है, उस इनकम टैक्स रूल्स को चेंज कर दिया, और चेंज करके उन्होंने ये रूल्स बनाया, तो दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है ना, वो अमेंडमेंट को इफेक्टिव करने के लिए, अमेंडमेंट जो होता है, चेंजेस होता है, वो चेंजेस को प्रभावी करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफाई करते हैं। अब एक चीज समझना, जो नोटिफिकेशन होते हैं ना, वो सब पे बाइंडिंग है, मींस आप पे भी बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग है। अगर जीएसटी का रेट मान लो 20% हो गया कि आज से जीएसटी का रेट 20%, या हो सकता है आपके नेगेटिव लिस्ट है उसमें से कुछ चीजों को हटा दिया, नेगेटिव लिस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में कुछ चीजों को हटा दिया, तो उस केस में भैया उसको मानना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे ना ना मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो पहले वाला ही मानूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। नोटिफिकेशन सब पे बाइंडिंग होते हैं, मींस आप पे भी बाइंडिंग होते हैं एज वेल एज डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होते हैं, बट सर्क्यूलर आप पे बाइंडिंग नहीं होते, सर्क्यूलर डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है। अगर कोई भी फेवरेबल सर्क्यूलर है तो उस केस में वो जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, अगर कोई आपका फेवरेबल सर्क्यूलर है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो लिखिए सर्क्यूलर, सबसे पहले लिखिए सर्क्यूलर। हाँ, अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, सर्क्यूलर तो सिर्फ एक्सप्लेन करता है, क्लेरिफिकेशन देता है। सर्क्यूलर, अमेंडमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। जैसे लॉ में पावर दिया कि दिस रेट, जीएसटी रेट सपोज चेंज फ्रॉम 18 to 20% फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई, तो एज मे बी नोटिफाई के लिए वो फिर नोटिफिकेशन लाएंगे और बोलेंगे आज से ये रेट है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। तो देखिए, लिखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर में लिखिए सर्क्यूलर आर इशूड, या इट इज issued by CBDT, it is issued by CBDT, it is issued by CBDT to clarify the meaning and scope. It is issued by CBDT to clarify the meaning and scope of certain provision it is issued by CBDT to clarify the meaning and scope of certain provision meaning and scope of certain provision, full stop. It is binding to department का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट इज बाइंडिंग टू डिपार्टमेंट के पास में आप लिख सकते हैं असेसिंग ऑफिसर। अब आप बोलोगे क्या होता है असेसिंग ऑफिसर का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। इट इज बाइंडिंग टू डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में लिखिए असेसिंग ऑफिसर का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर, बट नॉट बाइंडिंग टू असेसी। असेसी का मतलब होता है आप, असेसी, ASSESSEE, असेसी, नॉट बाइंडिंग टू असेसी। उसके बाद लिखिए नोटिफिकेशन में लिखिए इट इज issued बाय CBDT / सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज issued बाय, नोटिफिकेशन में लिखिए इट इज issued बाय
CBDT slash central government to give effect give effect of amendment, to give effect of amendments or to give effect to the provision of the act, provision of the act. आपने क्या लिखा नोटिफिकेशन में? इट इज इशूड बाय द CBDT और सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट. It is issued by CBDT or central government to give effect of amendments or to give effect to the provision of the act. Means ऐसे देखो बहुत सारे amendments में क्या होता है, बहुत सारे अमेंडमेंट में क्या होता है कि लाइक अमेंडमेंट में ये लिखा होता है कि इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड. तो उसका इफेक्ट अमेंडमेंट का किसके थ्रू देंगे? नोटिफिकेशन के थ्रू देंगे. फुल स्टॉप. के बाद लिखिए इट इज बाइंडिंग टू assessee as well as डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट के पास में लिख लीजिए AO, दैट इज असेसिंग ऑफिसर. CBDT ही इशू करता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन. भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है या CBDT इशू करती है. इट इज बाइंडिंग मींस आपको मानना ही पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोलोगे मैम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं बोलो, आपको मानना ही पड़ेगा. ठीक है. चलिए तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा यहां पे? तो अपन ने अभी तक इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स में करने वाले क्या है, किसी भी पर्सन की इनकम निकालने वाले हैं, उसके साथ में उसका टैक्स निकालने वाले हैं. और बेटा टैक्स निकालने के लिए ये पावर कहां दे रखी है? एंट्री नंबर 82 में दे रखी है. इनकम टैक्स लेने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम पे जो है वो टैक्स लेने की पावर किसको दे रखी है? आपके जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है. अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉ में जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं 1961, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने वाले हैं 1962. उसके साथ साथ में बेटा अपन फाइनेंस एक्ट 2022 सर्कुलर नोटिफिकेशन है, उतना सारा हम पढ़ने वाले हैं करके. ठीक है. चलिए सर आज के लिए इतना बहुत है या और पढ़ना है? बताइए मुझे, आज के लिए इतना बहुत है या फिर और पढ़ना है? आज अपना बेसिक लेक्चर था, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप बोल सकते हैं. आज के लिए इतना बहुत है या और पढ़ना है? आज के लिए इतना बहुत है या और पढ़ना है? चलिए आज के लिए इतना बहुत है या और पढ़ना है? सर हो गया सर. और चलिए तो एक काम करते हैं, मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद मैं आज आपको छोड़ दूंगा. कल से अपन जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे. कल अपन पढ़ेंगे एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो अपन कल से पढ़ने वाले हैं करके. ठीक है. चलिए तो आज जितना पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे. चलिए आज क्या क्या पढ़ा मेरी तरफ देखिए. सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है. गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को चलाना है, इंडिया को डेवलप करना है. उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आपके पावर और एक आपका पैसा. पावर कहां दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. पैसा कहां से आता है? तो गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है, बिजनेस के बाद गवर्नमेंट अगर उससे भी पैसा पूरा नहीं मिलता तो वो अपने पेरेंट्स से मांगती है, मींस आप लोगों से मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस. उसके बाद में क्या करती है? वो लोन लेती है. अब एक बात समझना, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो इनकम टैक्स है. और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी एंड कस्टम है. अब एक बात समझिए, आपको मैंने बोला कि एक्ट जो है वो सॉरी आपका जो सेक्शन है उसको कैसे रीड करना है. सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. और सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा होगा वो हमेशा क्लॉज. सेक्शन 10 के साथ लिखा होगा इनकम टैक्स में वो हमेशा क्लॉज. 47 के साथ लिखा होगा वो हमेशा क्लॉज. अब एक बात समझना, जो केस लॉ होता है उसमें सबसे पहला नाम जिसने केस किया है, दूसरा नाम जिसके ऊपर केस किया है. ये सीटीआर आईटीआर नंबर क्या होता है? जहां पे ये रिकॉर्डेड है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है. इनकम टैक्स एक्ट 1961
इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट 2022 है, ये अपने को पढ़ना है। अब एक बात समझना, मैंने बोला इस सब्जेक्ट में हम करने वाले क्या, एक बार ब्रॉड व्यू तो दे दो, इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन की इनकम निकालेंगे और उस इनकम पे टैक्स निकालेंगे। तो इन दिस सब्जेक्ट वी विल कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन एंड कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑन द इनकम, दैट इनकम। सर इनकम कैसे निकालेंगे, तो इनकम के लिए 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। उसमें से आप डिडक्शन लेस करो, लास्ट में बचेगा टोटल इनकम। बट ये निकालने के लिए अपने को है ना कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला नॉलेज तो ये है कि हमको किसका होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962 का। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है, उसमें मेन प्रोविजन दे रखे हैं कि भाई इनकम टैक्स जो है वो किसको लगेगा, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, असेसमेंट कैसे होगा, वो सब यहां दे रखा है। इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे लगेगा। और बेटा ये 1 अप्रैल 1962 से लगना चालू हुआ था। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल्स 1962 क्या होते हैं कि एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जो है जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जितने भी फॉर्म्स है, वैल्यूएशन के रूल्स है, वो सब रूल्स में दे रखे हैं। उसके साथ साथ में फाइनेंस एक्ट आता है। अब एक बात समझिए, फाइनेंस एक्ट क्या होता है कि हर साल जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। लॉ में चेंज करना है तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2022 जो है, वो फाइनेंस एक्ट 2022 जो है वो आपका निर्मला सीतारमण जी एक बजट लेके आई थी 1 फेब 2022 को। उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, वहां से पास होने के बाद में वो कहां गया, प्रेसिडेंट के पास में। और रामनाथ कोविंद जी अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2022 जिस दिन बिल जो साइन किया वो कौन सी डेट को किया था, मैंने डेट लिखवाई थी 30 मार्च 2022 को। सो 30 मार्च 2022 को जैसे ही रामनाथ कोविंद जी ने साइन कर लिया, उस दिन से वो फाइनेंस बिल की जगह फाइनेंस एक्ट बन गया और वो एप्लीकेबल हो गया। अब एक चीज समझना, इसके साथ साथ में आप नोटिफिकेशन सर्कुलर भी पढ़ते हैं। सर्कुलर क्या होता है, सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसको पावर दे रखा है डीटी को मैनेज करने का। तो उसके पास में ये पावर है कि वो सर्कुलर निकाल सकते हैं। सर्कुलर किसके लिए निकालते हैं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, सर्कुलर इज टू क्लेरिफाई करने के लिए, किसी मीनिंग को या स्कोप को क्लेरिफाई करने के लिए ये लोग क्या निकालते हैं, सर्कुलर निकालते हैं। इट इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, एसएससी पे ये डिपार्टमेंट बाइंडिंग नहीं होता है, नॉट बाइंडिंग टू द एसएससी, एसएससी पे नहीं होता। नोटिफिकेशन क्या होता है, सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। नोटिफिकेशन अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए या टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कोई एक्ट का प्रोविजन उसका इफेक्ट देने के लिए वो लोग क्या निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं। ये सब पे बाइंडिंग हो जाएगा, एसएससी पे एज वेल एज द डिपार्टमेंट पे। अब एक बात समझना बेटा, आज जो है वो अपना बेसिक लेक्चर था, इसमें अपन ने कोई भी ऐसा 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं पढ़ी। कल से अपन पढ़ना चालू करेंगे जिसमें आपका कैलकुलेटिव पार्ट होगा। कल से मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा, कुछ और चीजें बताऊंगा। कल कुछ डेफिनेशन करेंगे, एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, टैक्स कब लगता है, वो कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको कल ही चालू कर दूंगा टैक्स रेट का कैलकुलेशन, कि टैक्स कैसे निकालते हैं। बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किसी का टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम कितनी है तो टैक्स कैसे आएगा करके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। आपकी लेक्चर मंडे टू सैटरडे होगी, मंडे टू सैटरडे लेक्चर होगी, वही 7 से 10 का टाइम रहेगा। मैं एग्जैक्ट 7 बजे चालू कर दिया करूंगा और मैं ट्राई करूंगा एग्जैक्ट 10 बजे आपका कंप्लीट कर दूं करके। ठीक है, अब आपको बुक कब मिलेगी, क्या मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। आपको बुक की जरूरत नहीं है, इनिशियल डेज में कहीं पे भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो आपको पढ़ाता हूं वो आप लिखते जाइए करके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और कल मिलते हैं और कल इसके आगे हम पढ़ना चालू करेंगे। बाय, टेक केयर, बाय।